Hello everyone. Once again, welcome back to our online platform RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series. तो आज का जो अपना सेशन रहेगा वो एक इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम नॉट सेट प्री और मेंस को भी ये जो है कंसिडर करते हुए अपना ये सीरीज़ कंटिन्यू किया जा रहा है। तो सेशन अपना जो रहेगा वो नॉट सेट के रिगार्डिंग एमसीक्यूज रहेंगे, साथ में रैशनल्स भी हम यहाँ पे देखेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम जैसे जिपमेर आरआरबी इनके लिए भी ये सेशन क्या इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली तो स्टार्ट करते हैं आज का अपने सेशन को बिना किसी देरी के। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम देखेंगे जो हमें लगता है कि ये एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, कुछ ओटी आईसीयू के भी एमसीक्यूज, एनेस्थेसिया के भी कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे आपके लिए लेके आ रहे हैं। बाकी आगे फर्दर अपनी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, तो इसके लिए जो है आपको जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर कोई फर्स्ट टाइम हमारा चैनल विजिट कर रहा है तो उसके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू अपना। तो फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने एक इमेज बेस है। द मार्क्ड इमेज इज ऑफ, ठीक है, आपको ये इमेज है, ये आपको क्या किसका इमेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है? नाइट्रस ऑक्साइड का सिलेंडर है, ऑक्सीजन का है, साल्बुटामोल का है, या फिर एंटोनॉक्स का है? सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने है, ये जो इमेज आपको यहाँ पे बताई गई है ये किसका इमेज है? द मार्क्ड इमेज इज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, साल्बुटामोल या फिर एंटोनॉक्स। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसका जो शोल्डर है, ठीक है, इसका जो शोल्डर है, ये शोल्डर कैसा है? वाइट है। इसकी जो बॉडी है वो कैसी है? ब्लू है। ठीक है, तो ऐसा जो है किसका होता है यहाँ पे, सिलेंडर का किसका इमेज होता है? ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो अपना आंसर रहेगा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। ये किसका सिलेंडर है? एंटोनॉक्स का ये जो है सिलेंडर है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड का नहीं है। बहुत सारे बच्चों को हो रहा होगा ऐसा कन्फ्यूजन कि ये नाइट्रस ऑक्साइड का है, बट नाइट्रस ऑक्साइड का कैसा होता है? ब्लू होता है। शोल्डर भी ब्लू होता है और बॉडी भी इसकी क्या रहती है? ब्लू रहती है नाइट्रस ऑक्साइड की। जबकि एंटोनॉक्स का जो सिलेंडर होता है उसका शोल्डर कैसा रहता है? वाइट, एंड बॉडी कैसी रहती है? ब्लू। अब ये इसके अंदर कौन कौन सी गैसेज रहती है? तो देखो एंटोनॉक्स के अंदर जो है 50% आपको N2O मिलती है, साथ में 50% आपको क्या मिलती है? O2 इसके अंदर हमें देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि ये जो है कौन से गैसेज के अंदर या फिर कहाँ पे यूज में लिया जाता है? तो ऐसे प्रोसीजर जिनमें क्या हो रहा है? पेन हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस। ठीक है, लेबर के अंदर इसको काम में ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं मिडवाइफरी प्रोसेस जो होते हैं, मिडवाइफरी प्रोसीजर्स, इनमें जो है कॉमनली काम में लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्रोसीजर जिनके अंदर यहाँ पे पेन हो रहा है, ठीक है, उस शॉर्ट टर्म पेन रिलीफ को, ठीक है, साथ में और लिख सकते हैं क्या? शॉर्ट टर्म पेन रिलीविंग प्रोसीजर के लिए काम में लिया जाता है। होता क्या है इसमें? 50% N2 और 50% O2 इसके अंदर मिक्स रहता है। ठीक है, इस तरह का इमेज है ये एंटोनॉक्स का। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीजन। यहाँ पे हम लिख लेते हैं शोल्डर कलर, और यहाँ पर बॉडी। ऑक्सीजन का शोल्डर कैसा रहता है? वाइट। बॉडी कैसी रहती है? ब्लैक। नेक्स्ट नाइट्रस ऑक्साइड, शोल्डर कैसा रहेगा इसका? ब्लू रहेगा, और बॉडी भी कैसी रहती है इसकी? ब्लू रहेगी। नेक्स्ट साइक्लोप्रोपेन, इसका जो है बॉडी शोल्डर कैसा रहता है? ऑरेंज, एंड बॉडी इसकी कैसी रहेगी? ऑरेंज। मतलब दोनों ही ये कैसा रहता है? ऑरेंज रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका कैसा रहेगा? ग्रे, एंड बॉडी भी कैसी रहती है? ग्रे। ठीक है, एयर का तो आपको पता ही है, एयर का जो क्या रहता है? शोल्डर कैसा रहता है? वाइट रहेगा, और बॉडी कैसी रहेगी? ग्रे रहेगी। इसके अलावा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कैसा रहता है? ब्लैक शोल्डर एंड
ब्लैक इसमें क्या मिलेगी, बॉडी मिलेगी, ठीक है। एंटोनॉक्स का हमने देख ही लिया, व्हाइट एंड ब्लू, व्हाइट शोल्डर एंड ब्लू बॉडी। नेक्स्ट एमसीक्यू, काइंडली आइडेंटिफाई द इमेज फॉलोइंग बिलो, ठीक है। आपको जो यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है, ये किसकी इमेज है? डबल ल्यूमन ट्यूब है, क्लासिक एलएमए है, आईजेल है, या फिर प्रोजियल एलएमए है? आपको जो यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है, ये किसकी इमेज है? डबल ल्यूमन ट्यूब की इमेज है, क्लासिक एलएमए है, आईजेल है, या फिर प्रोजियल एलएमए है? तो देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा क्लासिक एलएमए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा अपना यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो क्लासिक एलएमए को हम और किस नाम से जानते हैं, ठीक है, या फिर इन्हें हम क्या कहते हैं, ये सब क्या होते हैं? लेरिंजियल मास एयरवे हैं, ठीक है। तो ये जो है कौन सा क्लासिक एलएमए का जो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है इमेज में, तो ये कौन सी जनरेशन से आता है? आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट जनरेशन। ये क्या है? फर्स्ट जनरेशन एलएमए होते हैं। सो इनको इंसर्ट करने के लिए हमें लेरिंगोस्कोप की नीड नहीं पड़ती है। नो, लेरिंगोस्कोप नीड ड्यूरिंग इंसर्शन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या एडवांटेज है कि ये इजी टू इंसर्ट है, ठीक है। क्लासिक एलएम में मतलब इजी टू इंसर्ट। नेक्स्ट यहाँ से क्या एमसीक्यू बन सकता है क्लासिक एलएम में से? कौन सी कंडीशन के अंदर यूज करना है इसको? इमरजेंसी कंडीशन या फिर ड्यूरिंग सीपीआर, जो हम क्लासिक एलएमए को काम में ले सकते हैं क्योंकि इजी टू इंसर्शन है, इसका एकदम इजी होता है, इसलिए ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन और सीपीआर के टाइम में इसको काम में लेते हैं। अदरवाइज इसको जो है कॉमनली काम में नहीं लेते हैं, इससे एडवांस काम में लेते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है एस्पिरेशन ज़्यादा देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस वजह से अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन होगी तभी इसको काम में लेंगे, अगर अपने पास में दूसरे टाइप के एलिमेंट्स नहीं प्रेजेंट है इसलिए। नेक्स्ट देखिए इसका एक डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज तो मैंने आपको बता दिया, इजी टू इंसर्ट है। डिसएडवांटेज क्लासिक एलएमए का डिसएडवांटेज ये है, अगर हम यहाँ पे क्लासिक एलएमए लगाया हुआ है और यहाँ पे हम किसी पेशेंट को यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दे रहे हैं, या फिर आईपीपी दे रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? गैस्ट्रिक डिस्टेंशन, ठीक है। पेशेंट का यहाँ पे क्या हो सकता है? गैस्ट्रिक डिस्टेंशन हो सकता है, ओके। गैस्ट्रिक डिस्टेंशन होने की वजह से क्या देखने को मिलेगा? रीगर्जिटेशन, और इस रीगर्जिटेशन की वजह से पेशेंट को क्या होगा? एस्पिरेशन, ठीक है। इसलिए जो है कॉमनली इस एलएमए को, क्लासिक टाइप ऑफ एलएमए को हम काम में नहीं लेते हैं। अभी देखिए आपके सामने एक और इमेज यहाँ पे दिखाई गई है। ये इमेज किसकी है? ये इमेज है प्रोजिल एलएमए की, ठीक है। प्रोजिल एलएमए, ठीक है। वो आपने जब क्लासिक देखा था तो उसके अंदर जो है ये वाली जो है ल्यूमन उसके अंदर प्रेजेंट नहीं था क्लासिक के अंदर, ठीक है। तो अभी करंटली कौन सा एलएमए काम में लेते हैं? प्रोजिल एलएमए को जो है कॉमनली काम में लेते हुए आप देखोगे, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर से हम क्या कर सकते हैं? एक यहाँ पे देखो ड्रेन ट्यूब यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ड्रेन ट्यूब यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस ड्रेन ट्यूब से हम क्या कर सकते हैं कि जो भी यहाँ पे गैस्ट्रिक जो यहाँ पे रिगर्जिटेशन हो रहा है या क्लाइंट का, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? सक्शनिंग के थ्रू उसको जो है हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये किसका एग्जाम्पल है? सेकंड जनरेशन एलएमए का, ओके। और इस एलएमए की मदद से हम क्या यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं? आईपीपीवी हम यहाँ से इजीली पेशेंट को दे सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है एक और ल्यूमन हमें देखने को मिलता है।
यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सक्शनिंग आप कर सकते हो या फिर गैस्ट्रिक सक्शन आप कर सकते हो किससे, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब से। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ल्यूमन आपको दिखाई दे रहा है नीचे की साइड में, तो ये जो यहाँ से जो है आप ओरोगैस्ट्रिक सक्शन यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जैसे देखना है आपको, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम के अंदर कि वो क्लासिक का पूछा है या फिर प्रोजिल एलएमए के बारे में पूछ रहा है, या फिर आपको क्या, आपको इमेज भी देख के अभी रिसेंटली ट्रेंडिंग चल रहा है, ऐसे एमसीक्यूज आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको भी जो इसके बारे में पता होना चाहिए। तो अभी लास्ट में जो इमेज आपकी बचती है वो क्या है, आइजेल। तो ये जो यहाँ पे कॉमन आइजेल आपको देखने को मिल रही है, इसके अंदर क्या किसी प्रकार का कफ हमें नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, नो कफ। इसके अंदर भी आपको जो है यहाँ पे ल्यूमन्स मिल रहे हैं, एक तो ऑक्सीजन प्रोवाइड के लिए, दूसरा इसोफेगस के अंदर ड्रेन ट्यूब, इसके अंदर भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब से हम यहाँ पे नीचे हम सक्शनिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी जो है कैसा है, सेकंड जनरेशन का बता रहा हूँ मैं आपको। सेकंड जनरेशन आईजेल के बारे में आपको डिस्कस कर रहा हूँ। सेकंड जनरेशन आईजेल में क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए रहता है, दूसरा अपना यहाँ पे इसोफेगस के लिए हम यहाँ पे सक्शनिंग वगैरह हम यहाँ से कर सकते हैं, ताकि जो है रिगर्जिटेशन अगर हो रहा है या फिर जो एस्पिरेशन से हम इसको क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। नेक्स्ट लास्ट आपके ऑप्शन में क्या था, डबल ल्यूमन ट्यूब। और डबल ल्यूमन ट्यूब भी जाने से पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि एलएमए के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कफ भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। आईजेल के अंदर कफ वगैरह प्रेजेंट नहीं होता है। और एलएमए क्या है, लेरिंजियल मास्क एयरवे, सुप्राग्लोटिक एयरवे के अंदर भी एयरवे के अंदर इसको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ओके। ग्लोटिस के ऊपर के साइड में ये क्या अच्छे से अटैच होता है। और अभी जो आपको यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है, ये किसकी इमेज है, डबल ल्यूमन ट्यूब की। ठीक है, डबल ल्यूमन ट्यूब बोलेंगे इसको, या फिर एक प्रकार से ये किसका एग्जांपल है, एंडोट्रेकियल ट्यूब का एग्जांपल है, ठीक है। इसमें क्या है, जस्ट डबल ल्यूमन ट्यूब है, और इसके अंदर आपको देखो दो यहाँ पे जो है ल्यूमन्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है, दो ही आपको यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, कफ मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे काम आती है, ठीक है, इसका जो है आपको इंडिकेशन पूछ सकते हैं, यूज़ पूछ सकते हैं, तो ये काम कहाँ पे काम आती है, सीटीवीएस सर्जरीज के अंदर, ठीक है, जिनके अंदर यहाँ पे कार्डियो थोरेकोवैस्कुलर सर्जरीज होनी है, वहाँ पे काम में आ सकती है। इसके अलावा कोई मीडिया एक्सटर्नल सर्जरी करनी है, तो मीडिया एक्सटर्नल सर्जरीज के अंदर भी काम में आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लंग्स के अंदर सर्जरी होनी है, तो हम यहाँ पे डबल ल्यूमन होने की वजह से हम यहाँ पे उसके अंदर आराम से सर्जरी करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इमेज थी अपनी आज के सेशन से, ठीक है, एनेस्थेसिया से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट एमसीक्यू अपना। ओके, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, बट वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आरएनसीसी की टीम की ओर से क्या किया गया है, नॉर्सेट 7 स्पेशल 30 लाइव मॉडल टेस्ट पेपर हमने यहाँ पे लॉन्च कर दिए गए हैं, ठीक है, जिसके अंदर से आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, प्रैक्टिकल बेस आपको एमसीक्यू मिलेंगे, ठीक है। साथ में जो थियरी बेस के अंदर जो हाई यील्ड एमसीक्यूज हैं वो हमने यहाँ पे नॉर्सेट के लिए स्पेशल 30 मॉडल पेपर बनाए हैं, जिसके अंदर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट हमारी जो है ऐप को इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है यहाँ पे आपको ये शो हो जाएगा वहाँ पे ऐप के इंटरबेस के अंदर। इसके अलावा आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे सपोर्टिव कॉल नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9588856774 पे आप कॉल और मैसेज कर सकते हैं 24/7। जब भी आप फ्री हों आप कॉल कीजिए, ठीक है, आपको आंसर किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, नॉर्सेट 7 स्पेशल 30 लाइव मॉडल टेस्ट पेपर्स हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, स्पेशली नॉर्सेट के लिए। आइडेंटिफाई द एडजेसेंट लेरिंगोस्कोप ब्लेड, ठीक है। आपको जो ये लेरिंगोस्कोप ब्लेड आपको शो हो रही है, ये कौन सी ब्लेड है, मिलर, मैकॉय, मैगिल या फिर नन ऑफ द अबव। आइडेंटिफाई द एडजेसेंट लेरिंगोस्कोप ब्लेड, मिलर, मैकॉय, मैगिल और नन ऑफ द अबव। इनकी जो ब्लेड की साइजेज़ हैं इनके बारे में भी पता होना चाहिए। ब्लेड की साइजेज़ हमने रिसेंट एक वीडियो के अंदर आपको बता दी है। अभी आपको बताना है कि ये कौन सा लेरिंगोस्कोप का ब्लेड आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो देखिए अपना जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो रहेगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव, ठीक है। इनमें से जो है कोई सा भी ये जो है लेरिंगोस्कोप यहाँ पे नहीं शो हो रहा है।
तो ये है कौन सी ब्लेड फिर? तो इस ब्लेड का क्या नाम है? मैकिन्टोश। ओके, ये क्या है? मैकिन्टोश ब्लेड है। किसके अंदर काम में आती है मैकिन्टोश ब्लेड? तो ये भी ध्यान में रखना, एडल्ट के अंदर। ठीक है, तो एडल्ट के अंदर यहाँ पे जो है कौन सी ब्लेड काम में लेंगे? मैकिन्टोश ब्लेड काम में लेंगे। और जो मिलर जो है ये कैसी होती है? ये होती है स्ट्रेट। और स्ट्रेट ब्लेड किसके अंदर काम में लेते हैं? पीडियाट्रिक के अंदर। ओके, जो पीडियाट्रिक एज के जो बच्चे हैं उनके अंदर जो है मिलर काम में लेंगे। बाकी मैकॉय मैगिल अलग है। ठीक है, तो ये भी एक टाइप है लेरिंगोस्कोप्स के, मगर यहाँ पे इमेज आपको किसकी शो हो रही है? मैकिन्टोश की। और मैकिन्टोश किसके लिए काम में लेना है? एडल्ट के लिए। अब ये देखो, जो ये यहाँ पे कर्व्ड पोर्शन है, ठीक है, ये कर्व्ड पोर्शन एडल्ट के अंदर ऐसा यूज में लिया जाता है क्योंकि इसका जो टिप ऑफ द स्कोप है ये कहाँ तक पहुँचना चाहिए? वेलिक्यूला तक। टिप ऑफ स्कोप शुड बी रेज्ड टू वेलिक्यूला। ठीक है, अब एग्जाम में आपको पूछ लेगा भाई वेलिक्यूला क्या है ये बता दो, या फिर आपको एक जैसे एनाटॉमी से हर बार एग्जाम में 2 से 3 एमसीक्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आपको पूछ ले वेलिक्यूला के बारे में बताइए। तो इसका इमेज देख लीजिए। तो ये जो पोर्शन है, ठीक है, दिस वन, इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? वेलिक्यूला। ठीक है, तो जब हम एडल्ट के अंदर हम जब लेरिंगोस्कोप डालेंगे तो ये कहाँ तक पहुँचना चाहिए? वेलिक्यूला तक। इसीलिए वो क्या रहता है? कर्व्ड रहता है। ठीक है, और बच्चों के अंदर हम यहाँ पे वेलिक्यूला से हम यहाँ पे एपिग्लोटिस तक पहुँचाते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे स्ट्रेट रहता है। ठीक है, इसलिए ये ध्यान में रखना वेलिक्यूला की जो लोकेशन है। बाकी एक नीचे आपका क्या दिया हुआ है? हाइड बोन दी हुई है। इसके पास में क्या है? वेलिक्यूला के पास में क्या है? एपिग्लोटिस। ओके, और एपिग्लोटिस के पास में क्या है? यहाँ पे हाइपो एपिग्लोटिक लिगामेंट। और ये क्या है? आपका टंग। नेक्स्ट एमसीक्यू। अच्छा, अभी आपको यहाँ पे 2 इमेज और मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो राइट साइड के अंदर आपको जो लेफ्ट साइड के अंदर आपको जो इमेज दिखाई दे रही है, ये किसकी इमेज है? ये है मैगिल लेरिंगोस्कोप। एंड दिस वन इज मैकॉय। नेक्स्ट एमसीक्यू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्रीज द ब्लड प्रेशर? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्रीज द ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर को डिक्रीज यहाँ पे से कौन करता है? कौन ऐसा एजेंट है तो वो क्या काम में आता है ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने में? ड्यूरिंग सर्जरी ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने में क्या काम में लिया जाता है? केटामिन, इटोमिडेट, थियोपेंटोन, या फिर नन ऑफ द अबोव? तो देखिए यहाँ पे अपना जो आंसर क्या रहेगा? केटामिन, इटोमिडेट, थियोपेंटोन, या फिर नन ऑफ द अबव। यहाँ पे अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, थियोपेंटोन। तो थियोपेंटोन क्या करता है? ये क्या करता है? डिक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को। ठीक है, इट डिक्रीजेज द ब्लड प्रेशर प्लस, और एक साथ में एक और काम करता है। क्या काम करता है? हार्ट रेट को ये क्या करता है? इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इसका काफ़ी ये वाला इसका रिजल्ट रहता है। थियोपेंटोन क्या करता है? ब्लड प्रेशर को तो कम करता है मगर हार्ट रेट को क्या करता है? बढ़ाता है। थियोपेंटोन को जैसे ही एक और यहाँ पे एजेंट होता है, कौन सा? प्रोपोफोल। ठीक है, प्रोपोफोल भी क्या करता है? ब्लड प्रेशर को तो कम करता है और हार्ट रेट। ठीक है, इन दोनों को ही क्या कर देता है? ये डिक्रीज करता है। ब्लड प्रेशर को तो कम करता है, साथ में हार्ट रेट को भी कम करता है। इसलिए प्रोपोफोल जो क्या है वो क्या कोज करता है? प्रोफाउंड हाइपोटेंशन। ठीक है, प्रोफाउंड हाइपोटेंशन कौन कोज करता है यहाँ पे? तो प्रोपोफोल। ठीक है, इसके बारे में जैसे आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये भी एक जो है हम ओटी के अंदर इन सबको जो है काम में लेते रहते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे थियोपेंटोन है वो क्या करता है? केवल और केवल ब्लड प्रेशर को कम करता है, हार्ट रेट को यहाँ पे ये क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है। कार्डिक आउटपुट जो है बॉडी के अंदर क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आंसर क्या रहा? थियोपेंटोन। ठीक है, अब यहाँ से एक और एमसीक्यू बन सकता है कि एक पेशेंट है, पेशेंट किसका है? कार्डिक पेशेंट है।
ठीक है, कार्डियक पेशेंट है, उसके लिए हम बेस्ट सर्जरी के लिए कौन सा एजेंट हम काम में लेंगे? तो आंसर क्या रहेगा? इटोमिडेट। इटोमिडेट यहाँ पे काम में आएगा, क्योंकि ये कार्डियक आउटपुट को क्या करता है? मेंटेन करता है या फिर बढ़ा के रखता है। ठीक है, इसलिए कार्डियक पेशेंट के बारे में पूछ रहे हैं आपसे, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाएगी यहाँ पे कार्डियक पेशेंट के लिए। ठीक है, तो वो काम में आएगा क्या? इटोमिडेट। ठीक है, बट इटोमिडेट के भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, कुछ सीरियस साइड इफेक्ट होते हैं। पूछ ले आपसे कि इटोमिडेट के साइड इफेक्ट बताइए, तो क्या होगा? एड्रिनल सप्रेशन। और ये क्या है? इसका मोस्ट कॉमन डेंजरस साइड इफेक्ट कौन सा है? एड्रिनल सप्रेशन। नेक्स्ट, और ये क्या कोज कराता है? नोजिया वोमिटिंग कोज कराता है। नेक्स्ट, और ये का क्या कोज कराता है? मायोक्लोनस। तो इसका मेनोमिक क्या हो जाएगा? MAN। ठीक है, आप याद याद रख सकते हैं इससे आराम से। चलिए, नेक्स्ट क्या था आपके पास में? कीटामिन। ठीक है, सारे के सारे एजेंट हम कहाँ पे काम में लेते हैं? एनेस्थेसिया के अंदर काम में लेते हैं इन सबको। तो कीटामिन, तो कीटामिन जो है ये इसको इससे हम क्या देखेंगे? कीटामिन क्या करता है? ठीक है, कीटामिन क्या करता है? एक तो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, और यहाँ पे क्या करेगा? हार्ट रेट को ये इंक्रीज करता है, और किसको इंक्रीज करेगा? कार्डिक आउटपुट को। इसलिए कीटामिन को क्या करते हैं? कॉन्ट्रा इंडिकेट रखते हैं अपन। कौन से पेशेंट के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेट रखेंगे? कार्डिक पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो केटामिन जो है कार्डियक पेशेंट के अंदर हम यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेट या फिर प्रिकॉशनली हम यहाँ पे काम में लेते हैं। तो क्या काम में लेंगे यहाँ पे हम? तो कब काम में ले सकते हैं? सबसे पहले हम कब काम में लेंगे केटामिन को? अगर कोई पेशेंट है जिसको क्या हो रहा है? स्ट्रोक हो गया, या फिर शॉक का केस है। स्ट्रोक से अच्छा आंसर अपना क्या रहेगा? शॉक। ठीक है, शॉक का पेशेंट है, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या काम में लेंगे? कीटामिन। ठीक है, क्योंकि ये क्या कोज कर रहा है? ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है, हार्ट रेट बढ़ा रहा है, कार्डियक आउटपुट बढ़ा रहा है। ठीक है, तो शॉक का पेशेंट है या फिर पेशेंट शॉक में जा रहा है, तो वहाँ पे क्या काम में ले सकते हैं? कीटामिन काम में ले सकते हैं। तो कीटामिन जो है प्रोपोफोल के और थियोपेंटोन के दोनों के क्या कर रहा है? अपोजिट एक्ट करता है। ये भी हमें ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पे हमने तीनों पढ़ लिया, कीटामिन पढ़ लिया, एटोमिडेट पढ़ लिया, थियोपेंटोन पढ़ लिया, प्रोपोफोल पढ़ लिया। तो बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए। हो सकता है एग्जाम के अंदर इससे रिगार्डिंग एमसीक्यू पूछ ले आपसे। फॉर और दिस मैं ये आप चीज़ें जो है यहाँ पे आपके साथ में क्या कर रहा हूँ? डिस्कस कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है अपना नोट सेट के लिए। ठीक है, नोट सेट हर बार कुछ न्यू एमसीक्यूज लेके आता है, तो हो सकता है इस बार वो अनेस्थेसिया से आपको जो कुछ एमसीक्यूज, जो नर्सिंग लेवल के कुछ एमसीक्यूज है, आपसे पूछा जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। आरएनसीसी की जो नोटसेट प्री है, उसके लिए जिपमेर स्पेशल डेली टेस्ट सीरीज हमने यहाँ पे लॉन्च की जा चुकी है हमारे यहाँ से। ठीक है, जो हमने यहाँ पे लॉन्च की है, उसके अंदर आपके एवरी सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज हमने यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट करवाया, ताकि एक हर एक टॉपिक का आपको अच्छे से एनालिसिस आप कर सको। ठीक है, जिसके अंदर टोटली हमने नर्वस सिस्टम, टोटली हमने एमएसएन के टॉपिक लेने के, पीडिया, फंडामेंटल साइकेट्रिक यहाँ पे। ठीक है, सारा ट्रॉमा से रिलेटेड, ट्रॉमा इमरजेंसी से रिलेटेड हर एक प्रकार के हमने टॉपिक्स लिए। उसके बेसिस पे हमने एमसीक्यूज यहाँ पे हमने बना के प्रिपेयर किया। डेली इनकी जो है लाइव डेली टेस्ट सीरीज होती है। तो जिनका जो सपोज कीजिए जो आज एनरोल कर रहा है, तो उनको जो है प्रीवियसली भी आपको जो है जो हमने टेस्ट लिए हैं वो भी एक्सेसिबल रहेंगे। ठीक है, आराम से मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट्स आप कर सकते हो प्रीवियसली टेस्ट को। बाकी आज से अगर आप इसको एनरोल कर रहे हो, तो आज से आपको जो है ये लाइव टेस्ट सीरीज कंटिन्यू मिलेगी। ठीक है, साथ में जो प्रीवियस रह चुके हैं, प्रीवियस भी मल्टीपल अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये स्पेशली उनके लिए हैं जो अपना यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस करना चाहते हैं कि भाई मेरा जो है कौन सा सब्जेक्ट वीक है, या मेरे कौन सा टॉपिक वीक है, तो उसको कौन सा स्ट्रॉन्ग करना है। एमसीक्यूज आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे सारे ही एमसीक्यू एकदम बेसिक एमसीक्यू, काफ़ी अच्छे एमसीक्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये जो है सीरीज़ बनाई हुई है अपनी। काफ़ी बच्चों ने एनरोल किया है, तो आपकी जो रैंकिंग है वो भी आप काफ़ी ज़्यादा बच्चों के अंदर आप अपनी रैंकिंग देखोगे, तो आप अपना पता लगेगा कि हाँ आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस तरह की चल रही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू में। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एसेंशियली स्टॉप्ड बिफोर एनेस्थेसिया? जब एनेस्थेसिया दे रहे होते हैं, तो उससे पहले कौन सी ड्रग को जो है स्टॉप कर जाना चाहिए, ठीक, या फिर करना चाहिए? फिनेटोइन, स्टेटिन्स, बीटा ब्लॉकर, या फिर इंसुलिन? कौन सी ड्रग को जो है एनेस्थेसिया देने से पहले स्टॉप करना है हमें? फिनेटोइन, स्टेटिन्स, बीटा ब्लॉकर, या फिर इंसुलिन?
तो देखिए यहाँ पे अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा, देखिए फिनोटोइन, स्टेटिन्स, बीटा ब्लॉकर, ठीक है, ये यहाँ पे जो है एसेंशियली होती है, ठीक है। इनको हम यहाँ पे जो है बिफोर एनेस्थेसिया स्टॉप नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बॉडी की जो है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को या फिर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को मेंटेन करने में काम में आती है, ठीक है। राइट आंसर अपना क्या रहेगा, इंसुलिन। अब एकदम ईजी एमसीक्यू है, ठीक है, ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट का कुछ है नहीं। अब देखो क्या होता है, देखो एनेस्थेसिया देने से पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट को एनपीओ रखते हैं, ठीक है, उसको कुछ भी नहीं खिलाया जाता, कुछ भी नहीं उसको पिलाया जाता, ठीक है। तो एनपीओ रखने से पहले हम क्या करते हैं, नॉर्मल डाइट देते हैं, तब इंसुलिन काम में आता है, ताकि जब वो खाना खाएगा तब उसके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। अब बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा है, तब उसके अंदर हम बाहर से इंसुलिन देते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल मेंटेन होता है, नॉर्मल कंडीशन। बट एनेस्थेसिया के केस के अंदर क्या, पहले पेशेंट क्या रहता है, एनपीओ रहता है, तो पहले से उसके अंदर जब हम फूड दे ही नहीं रहे उसको, तो इंसुलिन क्यों देंगे, ठीक है। अगर हम फूड नहीं दे रहे, हमने इंसुलिन दे दिया, तो पेशेंट विल लीड टू हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। और हाइपोग्लाइसीमिया के केस के अंदर हम यहाँ पे पेशेंट को अनेस्थेटाइज नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसको जो है अनेस्थेसिया नहीं दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया कैन कॉज सीजर। अगर इसका जो लेवल है ग्लूकोज का यहाँ पे 40 to 60 mg/dl हो गया, ठीक है, तो वो क्या कोज कर सकता है, सीजर कोज कर सकता है, डायफ्रोसिस कोज कर सकता है। इसलिए यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया से प्रिवेंशन के लिए हम जो है इंसुलिन यहाँ पे विदहोल्ड करेंगे, स्टॉप करेंगे। कैसे करना है, तो देखिए सपोज हम यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग जो है पेशेंट की सर्जरी होनी है, ठीक है। तो इस मॉर्निंग से पहले नाइट के अंदर हम क्या देंगे पेशेंट को, हम यहाँ पे हाफ डोज प्रोवाइड करेंगे, किसकी, इंसुलिन की, और यहाँ पे नॉर्मल डाइट उसको प्रोवाइड करेंगे। और नेक्स्ट मॉर्निंग डोज हम क्या करेंगे, ओमिट करेंगे, ठीक है, स्टॉप करेंगे, ताकि जो ये हाफ इंसुलिन है ये इस मॉर्निंग के अंदर क्या करे, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करे, ठीक है। मॉर्निंग के अंदर हम स्किप करेंगे, उसके बाद में फर्दर जब सर्जरी हो जाएगी उसके बाद में हम असेस करेंगे ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है, कैसे है, उसके अकॉर्डिंग वापस से इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है अपने इंसुलिन से रिगार्डिंग। तो इंसुलिन को जो है एनेस्थेसिया देने से पहले हम क्या करेंगे, स्टॉप करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी मेडिकेशंस को हम स्टॉप करेंगे, देखो क्लोपिडोग्रिल को कर सकते हैं क्योंकि वो ब्लीडिंग कोज कराती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को हम करवा सकते हैं क्योंकि वो डीवीटी कोज करा सकती है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कोज करवा सकती है। मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, लिथियम वगैरह, इन सबको हम यहाँ पे जो है स्टॉप करना होता है। नेक्स्ट और क्या, जैसे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट हो गया, मेटफॉर्मिन हो गया, उसको 1 to 3 days बिफोर हमें क्या करना है, स्टॉप करना है। तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि भाई सर्जरी से पहले और एनेस्थेसिया से पहले कौन कौन सी जो ड्रग्स है उन्हें हम क्या कर सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिफर्ड इन ए पेशेंट ऑफ अस्थमा। एक अस्थमा का जो पेशेंट है उसके अंदर कौन सा एजेंट यहाँ पे प्रिफर्ड हम फॉलो करेंगे, ठीक है, कौन सा एनेस्थेटिक गैस हम प्रिफर्ड फॉलो करेंगे अगर उसका सर्जरी करना है तो, डेसफ्लोरेन, एनफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन या फिर सेवोफ्लोरेन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिफर्ड इन ए पेशेंट ऑफ अस्थमा। तो देखिए यहाँ पे अपना जो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा, अस्थमा के केस के अंदर हम कौन सा यहाँ पे एजेंट काम में लेंगे। देखो अस्थमा के अंदर क्या होता है, एयरवे जो है नैरो हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो कैसा काम में लेना है, जो क्या करे, ब्रोंको डायलेशन करे, ठीक है। तो जिसका इफेक्ट कैसा है, ब्रोंको डायलेटरी इफेक्ट है। तो देखो दो चीज़ होती है जो हमें ब्रोंको डायलेटरी इफेक्ट प्रोवाइड करवाती है। फर्स्ट वन अपना आंसर रहेगा अपना यहाँ पे क्या आंसर, सेवोफ्लोरिन। और सेकंड यहाँ पे क्या काम में आता है, हेलोथेन, ठीक है। इन दोनों का एक्शन कैसा होता है, ब्रोंको डायलेशन का एक्शन होता है, ठीक है। अब हेलोथेन का कलर कैसे होता है, तो ये भी ध्यान में रखना, रेड कलर होता है। और सेवोफ्लोरिन का कलर कैसा होता है, तो येलो कलर, ठीक है। भूलना नहीं है, एग्जाम के अंदर इमेज देके पूछ सकते हैं कि ये हेलोथेन है या फिर सेवोफ्लोरिन है, ठीक है। अब ये इसका एक्शन हमने देख लिया, ब्रोंको डायलेशन का इनका एक्शन रहता है। नेक्स्ट यहाँ से एमसीक्यू क्या बनेगा, इनकी स्मेल क्या, इनकी स्मेल कैसी रहती है, स्मेल कैसी रहती है, स्वीट स्मेल, ठीक है। स्वीट इनकी क्या रहती है, स्मेल रहती है। बाकी रेस्ट ऑफ थ्री इनकी स्मेल कैसी रहती है, पंजेंट स्मेल रहती है। तो पंजेंट स्मेल होने की वजह से एक तो ये जो है इजी नहीं है भाई, पैसे अगर ये सपोज अगर हम इसके बच्चे को अगर यहाँ पे हम कैनोला वगैरह लगाना ओटी के अंदर, ठीक है, तो हम उसको पंजेंट स्मेल हम यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो एक एमसीक्यू और बन सकता है कि बच्चों के अंदर या फिर पीडियाट्रिक एज के अंदर
अगर उन्हें जो है फोर्सफुली हमें जो है या फिर हम जो है मास्क वगैरह लगा के उसको जो है थोड़ा सा शेडेशन में लाने के लिए कौन सी गैस को काम में लिया जाएगा, तो आंसर क्या रहेगा, सेवोफ्लोरिन, क्योंकि इसकी स्मेल कैसी रहती है, स्वीटिश इसकी स्मेल रहती है। ठीक है, तो बच्चा भी आराम से इसको जो है इनहेल करेगा। पंजेंट स्मेल उसके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकती है, तो ये इतना काम में नहीं लिया जाएगा बच्चों के अंदर। ठीक है, तो पंजेंट स्मेल है, साथ में इनका एक्शन कैसा रहता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, मेजरली ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करती है, बाकी इनमें से कुछ जो है जिनका इफेक्ट यहाँ पे अलग हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो और हम यहाँ से देख सकते हैं कि पीडियाट्रिक इंट्यूबेशन के अंदर, ठीक है, तो पीडियाट्रिक इंट्यूबेशन के अंदर भी जो हम यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि बच्चों के अंदर जो है अगर हमें उनको अनेस्थेटाइज करना है तो उसमें पीडियाट्रिक इंट्यूबेशन के अंदर कौन सी गैस काम में लेंगे, तो आंसर क्या रहेगा, सेवोफ्लोरिन को हम यहाँ पे काम में लेंगे। ठीक है, या फिर यहाँ पे ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन से ज़्यादा अच्छा अपना यहाँ पे ऑप्शन रहेगा इरिटेशन। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं, इरिटेशन ये क्या कोज करवाती है। ठीक है, इसलिए जो है इनको अस्थमा के अंदर काम में नहीं लेंगे। ओके, समझ चुके हैं हमारे आराम से। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन से बच्चा अच्छा आंसर कौन सा रहेगा, इरिटेशन। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीफर्ड इन ए पेशेंट ऑफ अस्थमा। अस्थमा के केस के अंदर कौन सी गैस को हम काम में लेंगे, आंसर क्या रहेगा, सेवोफ्लोरिन। इसके अलावा डेस्फ्लोरिन का कलर कैसा रहता है, लाइट ब्लू। ओके, लाइट ब्लू यहाँ पे कलर रहेगा। एनफ्लोरिन का कलर कैसा रहता है, ऑरेंज। एंड आइसोफ्लोरिन का कलर कैसा रहता है, पर्पल। तो ये कलर भी जो है पता होना चाहिए, और डायरेक्ट एग्जाम में आपको इमेज देखे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, अकॉर्डिंग टू स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन ईसीजी इलेक्ट्रोड्स कम्स अंडर। ठीक है, ईसीजी के जो इलेक्ट्रोड्स है वो किसके अंदर आएंगे, क्रिटिकल डिवाइस के अंदर आएंगे, सेमी क्रिटिकल डिवाइस के अंदर आएंगे, नॉन क्रिटिकल डिवाइस के अंदर आएंगे, या फिर नॉन क्रिटिकल एनवायरमेंटल सरफेस के अंदर हम पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन ईसीजी इलेक्ट्रोड्स कम्स इनटू। ठीक है, इस स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन क्या था, ठीक है, और इसी के साथ ही ईसीजी इलेक्ट्रोड्स इस कौन से क्लासिफिकेशन के अंदर प्लेस होंगे, क्रिटिकल डिवाइस के अंदर, सेमी क्रिटिकल डिवाइसेस के अंदर, नॉन क्रिटिकल डिवाइस के अंदर, या फिर नॉन क्रिटिकल एनवायरमेंटल सरफेस के अंदर। तो देखिए स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन है क्या, तो इस पे स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन हम जनरली ऐसा समझ सकते हैं कि जो इक्विपमेंट्स हम यहाँ पे मेडिकल डिवाइस जो मेडिकल केयर के अंदर काम में लेते हैं, ठीक है, उन्हें हमने यहाँ पे तीन कैटेगरी के अंदर हमने इसको डिवाइड किया, क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल के अंदर। ठीक है, ताकि उनका क्या किया जा सके, प्रॉपर तरीके से डिसइंफेक्शन किया जा सके। ठीक है, इसके लिए होता है डिसइंफेक्शन ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, इक्विपमेंट्स को कैसे डिसइंफेक्ट करना है और वो कितने, जैसे क्रिटिकल है या फिर सेमी क्रिटिकल डिवाइसेज हैं या फिर नॉन क्रिटिकल डिवाइसेज है, उनको किस प्रकार से डिसइंफेक्शन करना है, ये जो प्रोसेस है किसके अंदर बताई जाती है, स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन के अंदर। आपसे पूछा है कि ईसीजी इलेक्ट्रोड्स कौन सी कैटेगरी के अंदर आएंगे, तो ईसीजी इलेक्ट्रोड्स हमें जो कैटेगरी मिलेगी वो है ऑप्शन नंबर सी, नॉन क्रिटिकल डिवाइसेस। ठीक है, तो ईसीजी इलेक्ट्रोड्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं, नॉन क्रिटिकल डिवाइसेस के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो क्रिटिकल में क्या मिलेंगे, सेमी क्रिटिकल में क्या मिलेंगे, देख लीजिए एक बार। स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन, फर्स्ट वन इसका जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं क्राइटेरिया के अंदर, फर्स्ट वन इज क्रिटिकल डिवाइसेस। तो क्रिटिकल डिवाइसेस के अंदर ऐसी डिवाइसेज आती है, फॉर एग्जांपल जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, जो डायरेक्टली जो है बॉडी की कैविटीज में जा रहे हैं, डायरेक्टली बॉडी के ब्लड से कांटेक्ट में आ रहे हैं। ठीक है,
साथ में और क्या आएंगे यहाँ पे, कार्डियक कैथेटर, कार्डियक हो गया, और यूरिनरी कैथेटर, ठीक है, बॉडी इम्प्लांट्स हो गए, ठीक है, आई एंड डेंटल इम्प्लांट्स हो गए। तो ये सब कौन सी कैटेगरी के अंदर आएंगे, क्रिटिकल डिवाइसेस की कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो डायरेक्टली बॉडी के ब्लड से या फिर बॉडी की कैविटी के अंदर प्लेस होते हैं, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं क्रिटिकल डिवाइसेस। सेकंड जो इसका टाइप रहता है वो है सेमी क्रिटिकल। तो जो सेमी क्रिटिकल है उसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे, एनेस्थेसिया इक्विपमेंट, एंडोस्कोप, लैरिंगोस्कोप, ठीक है, इसके अलावा और के जैसे कोई प्रोब्स होगी, ठीक है, इन सबको यहाँ पे कौन से क्रिटिकल में रखा गया है, सेमी क्रिटिकल। एंड थर्ड वन इज नॉन क्रिटिकल, जो स्किन के ऊपर हम यहाँ पे प्रेस करते हैं। नॉन क्रिटिकल में जैसे बीपी कफ, जो केवल और केवल स्किन से कांटेक्ट में होते हैं। ये सब किससे हो रहे हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन से कांटेक्ट हो रहे हैं। ये सब किससे हो रहे हैं, ब्लड से कांटेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से इनको जो है आप समझ सकते हो कैसे इनका जो है डिवीजन किया गया है। नॉन क्रिटिकल के अंदर आ जाएगा बीपी कफ, आ जाएगा आपका ईसीजी इलेक्ट्रोड्स आ गया, ठीक है, और जैसे क्रचेज हो गई, ठीक है, स्टेथोस्कोप हो गया, ये सारा हो गया नॉन क्रिटिकल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट, नॉन क्रिटिकल एनवायरमेंटल डिवाइस, जो आपका ऑप्शन 4 था, ठीक है। ये जो है इनमें क्या रहेगा आपका, जैसे एग्जामिनेशन टेबल, कंप्यूटर्स, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये जो है चारों क्लासिफिकेशन है किसका, स्पोल्डिंग क्लासिफिकेशन। ताकि किस तरह से इनको जो है क्रिटिकल में रखेंगे, सेमी क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल, ताकि इनका प्रॉपर तरीके से कैसे हमें डिसइंफेक्शन करना है वो आगे की बात है। बट डिसइंफेक्शन के लिए इनको डिवीजन किया जा रहा है यहाँ पे, क्लासिफिकेशन नाम क्या है, स्पोल्डिंग क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड प्रेजेंट्स विथ एक्यूट डायरिया। एक 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड है जो एक्यूट डायरिया के साथ में प्रेजेंट हुआ है, रेस्टलेसनेस है उसको, बट एबल टू ड्रिंक वाटर, बट अभी वो जो है वाटर को ड्रिंक कर सकता है। ऑन एग्जामिनेशन स्किन ट्रगर इज जस्ट अंडर 2 सेकेंड, स्किन ट्रगर भी अभी नॉर्मल है, कर सकते हैं उसको, 2 सेकेंड के अंदर अंदर वापस से नॉर्मल हो रहा है स्किन ट्रगर। वॉट शुड बी द ट्रीटमेंट प्लान एज पर डायरियल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, वॉट इज द ट्रीटमेंट प्लान रिकमेंडेड, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, ठीक है। डीडीसीपी के अकॉर्डिंग ऐसा बच्चा है, 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, ठीक है, एक्यूट डायरिया कंडीशन है, रेस्टलेसनेस हो रहा है, बट वो खुद से पानी पी सकता है, स्किन ट्रगर अभी अंडर 2 सेकेंड है, साथ में कैसा उसके लिए ट्रीटमेंट प्लान हम यहाँ पे देखेंगे, तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। क्या आंसर रहेगा, तो देखिए डीडीसीपी ने जो सीवियरिटी ऑफ डिहाइड्रेशन के अकॉर्डिंग कुछ प्लान्स बनाए थे, अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ डिहाइड्रेशन, इन्होंने कुछ प्लान्स दिए थे। फर्स्ट वन, नो डिहाइड्रेशन, इसके लिए कौन सा प्लान था, प्लान ए। तो नो डिहाइड्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं, केवल और केवल क्या करते हैं, ओआरएस प्रोवाइड करते हैं। कितना प्रोवाइड करना है, 100 to 200 ml पर लूज स्टूल, ठीक है। जितना लूज स्टूल हो रहा है एक बार में, उसकी जगह पे क्या करना है आपको, 100 to 200 ओआरएस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ये था प्लान ए, ठीक है। और यहाँ पे किसी प्रकार का डिहाइड्रेशन नहीं था बच्चे में, बच्चा आराम से खा पी रहा है, मस्त एकदम है, बट लूज स्टूल हो रहे हैं, उस कंडीशन में क्या करना है, 100 to 200 ml यहाँ पे पर लूज स्टूल के ऊपर आपको उसको पानी पिलाना है। सेकेंड जो था वो था सम डिहाइड्रेशन, इसे हम कहते हैं प्लान बी, ठीक है। और इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, वापस से क्या करना है, उसको रिहाइड्रेशन करना होगा। किससे करोगे रिहाइड्रेशन,
तो देखो रिहाइड्रेशन के लिए क्या करना है आपको, 75 ml पर केजी इन फर्स्ट 4 आवर्स। ठीक है, जब आपके पास में आ रहा है तो वो उसको 75 ml पर केजी के अकॉर्डिंग उसको क्या देना है, फ्लूइड देना है, और उसके बाद में क्या करना है, मेंटेनेंस फ्लूइड यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो देखो बच्चा आपके पास में आ रहा है सम डिहाइड्रेशन की कंडीशन, मतलब रेस्टलेसनेस हो रहा है उसको, एक्यूट डायरिया कंडीशन है, बट वो खुद से पानी पी सकता है, एग्जामिनेशन में स्किन रगर लेस देन 2 सेकेंड है। ठीक है, तो इसके लिए सम डिहाइड्रेशन तो यहाँ पे है कंडीशन, क्योंकि रेस्टलेसनेस आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो हम जो अपने यहाँ पे कौन सा प्लान काम में लेंगे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे काम में लेंगे। ठीक है, प्लान बी मतलब क्या, 75 ml पर केजी फर्स्ट 4 आवर के लिए हमें यहाँ पे जो है फ्लूइड जो है इसको जो है प्रोवाइड करना होगा। नेक्स्ट देखिए प्लान सी, और प्लान सी के अंदर हम क्या करते हैं, सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन है ये। ठीक है, सीवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, इस कंडीशन में आप क्या करोगे, पेशेंट को आरएल जो है यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इन कंपेरेटिवली टू एनएस, और हम यहाँ पे क्या डोज देंगे, यहाँ पे इसका 100 ml पर केजी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आरएल जो है यहाँ पे प्रोवाइड करवाना है। ओके, तो ये सीवियर डिहाइड्रेशन प्लान है, प्लान बी, प्लान सी है। ठीक है, डायरिया से रिलेटेड आपको लास्ट ईयर भी एमसीक्यू पूछा गया था। ठीक है, वो एमसीक्यू तो है ही, इसके साथ में इस टाइप का एमसीक्यू भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। डायरिया अच्छे से पढ़ लेना, कैसे उसको मैनेज करना है, एक बार ये आप सभी वापस से देख लेना। ठीक है, आ सकता है वापस से रिपीट होके। साथ में पॉइजन्स वगैरह भी है, वो भी अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़े हैं, सारे पॉइजन पढ़ाए हुए पढ़े हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा, तो पॉइजन्स भी देखना है आपको, साथ में डायरिया के बारे में भी आपको पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द डोज ऑफ जिंक गिवन टू 4 month-old चाइल्ड इन डायरिया। एक 4 month-old चाइल्ड है, कंडीशन क्या है, डायरिया की कंडीशन है, तो यहाँ पे जिंक कितना यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, 5 mg, 10 mg, 15 mg या फिर 20 mg। तो क्या आंसर रहेगा अपने यहाँ पे, कितना जो है हमें यहाँ पे जिंक प्रोवाइड करना होगा। तो देखिए सबसे पहले जिंक क्या करता है, जिंक के क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो जिंक जो है ये क्या करेगा, रिड्यूस करता है, रिड्यूस द फ्लूइड एंड साल्ट लॉस इन स्टूल। ठीक है, या फिर डायरिया। सबसे पहला जिंक का रोल क्या है कि ये क्या करता है, फ्लूइड को और साल्ट के लॉस को कम करता है डायरिया के अंदर। ठीक है, इसके अलावा और ये क्या करता है, सेलुलर इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या रोल है, ओआरएस के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ओआरएस के साथ में जिंक प्रोवाइड करने से क्या होता है, ओआरएस का एब्जॉर्प्शन है जो बेटर होता है, जो डायरिया से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस है उनको ये कम करता है। ठीक है, चलिए ये हो गया जिंक के बेनिफिट्स हो गए, और भी खूब बेनिफिट्स है, बट हमें इतना ही ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में इतना ही आता है। अब देखो जिंक जो है ये इसकी क्या होती है, टैबलेट फॉर्म होती है, जो दी जाती है यहाँ पे। कितने दिनों तक दी जाती है, तो 14 डेज तक जो है ये टैबलेट जो है यहाँ पे कॉमनली दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 14 डेज तक जो है कॉमनली टैबलेट दी जाती है विथ डायरिया के साथ में। तो नेक्स्ट देखिए इसका क्या गाइडलाइन है, गाइडलाइन है कि अगर बच्चा जो है मोर देन 6 मंथ है, तो इस कंडीशन में उसको कितनी डोज देनी होगी जिंक की, 20 mg। ठीक है, पर डे, 20 mg पर डे यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। और अगर लेस देन 6 मंथ है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना प्रोवाइड करना होगा, आंसर क्या रहेगा, 10 mg पर डे। अपना आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे एज कितना दिया हुआ है, 4 मंथ। ठीक है, स्पेशली आपको क्वेश्चन के अंदर 4 मंथ या फिर आपको एज दी हुई रहेगी एग्जाम के अंदर। अगर यहाँ पे 8 मंथ होता तो कितना देना है, 20 mg, और 4 मंथ है तो कितना देंगे हम यहाँ पे, 10 mg जो है यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, ये भूलना नहीं है हमें, इन्फेंट के अंदर जो है ये प्रोवाइड किया जाता है। ये तो हो गया इसका डोज से रिलेटेड।
अब हमें क्या करना है, इसको एडमिनिस्टर करना है। एडमिनिस्टर कैसे करोगे? अगर यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना है, लेस देन 2 मंथ का बच्चा है तो उसके अंदर जो है नॉर्मली ब्रेस्ट फीडिंग बेस्ट रहता है। सबसे ज़्यादा एक्सेसिवली उसको जो है ब्रेस्ट फीडिंग हमें करवाना है। यहाँ पे हम इसको टैबलेट नहीं देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, 2 to 6 मंथ का अपने पास में बच्चा है तो इस कंडीशन में उसको कितना देना है, हाफ टेबलेट देनी है। एक टेबलेट कितने mg की आती है, 20 mg, तो हाफ टेबलेट देनी है, तो कितना हो गया, 10 mg की टेबलेट यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। अब देनी कैसे है, ठीक है, इसको डिजोल्व करना है आपको। किसके अंदर करोगे डिजोल्व, पानी के अंदर करोगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि 6 मंथ तक बच्चे को क्या करते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। तो डिजोल्व किसके अंदर करना है, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर। आ सकता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर ही केवल और केवल डिजोल्व करना है। कितने दिनों तक देना है इसको, 14 डेज तक इसको जो है प्रोवाइड करवाना है। अब अगर बच्चा जो है मोर देन 6 मंथ का है तो इस कंडीशन में उसको जो है एक टेबलेट दे सकते हैं, जो कितने ग्राम mg की होती है, 20 mg की होती है। इसको डिजोल्व किसके अंदर करना है, आप या तो ब्रेस्ट मिल्क में कर दो, या फिर जो है ORS में कर दो, या फिर जो है क्लीन वाटर के अंदर कर दो, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, जिंक को प्रोवाइड करना है, ठीक है, ओके। तो अकॉर्डिंग टू एज जिंक हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर कैसे उसको एडमिनिस्टर करना है, ये भी हमें पता होना चाहिए। कितना हमें देना है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और जिंक के रोल क्या क्या है, ये भी हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट MCQ, which drug consumption by pregnant lady can lead to baby developing hypertrophic pyloric stenosis? कौन सी ड्रग का जो कंजप्शन है, अगर मदर यहाँ पे कंज्यूम करेगी, जो लीड कर सकता है बेबी में हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस को? वैंकोमाइसिन, निफिडिपिन, एरिथ्रोमाइसिन या फिर फेनिल प्रोपालामाइन? तो देखिए, ऐसे कुछ ड्रग्स होती हैं जो टेरेटोजेनिक इफेक्ट लेके आती है बच्चों के अंदर, अगर प्रेग्नेंट लेडी उनको कंजप्शन करती है तो। तो देखिए, पहले हम कुछ ड्रग्स के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन सी ड्रग्स जो है कॉमनली टेरेटोजेनिक इफेक्ट कॉज करती है, उन्हें जो प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए। फर्स्ट वन जो ड्रग है वो है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, स्टेरॉइड्स क्यों अवॉइड करना है, क्योंकि ये क्या करते हैं, टेरोटोजेनिक इफेक्ट लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। सेकंड जो ड्रग है वो है वॉरफेरिन। वॉरफेरिन क्या कोज कराता है, नेजल हाइपोप्लेजिया और फेनिलजियल डिफेक्ट। थर्ड जो ड्रग है, कौन सी, कार्बिमाजोल या फिर मेथिमाजोल। अब ये क्या कोज करवाता है, ये कराता है एप्लास्टिक क्यूटिस। फोर्थ जो ड्रग है इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन क्या कोज कराती है, HPS, हाइपरट्रोफिक पायलोरिक स्टेनोसिस। तो MCQ का आंसर अपना क्या रहेगा, एरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट देख लीजिए एक बार, फिफ्थ वन जो ड्रग है थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड क्या कोज कराता है, फैकोमेलिया। नेक्स्ट सिक्स वन जो ड्रग है विटामिन D3। विटामिन D3 क्या कोज कराता है, विलियम सिंड्रोम। एंड सेवंथ ड्रग कौन सी, लिथियम। और लिथियम क्या कोज कराती है, एप्स्टीन एनोमली। तो ये कुछ यहाँ पे कॉमन ड्रग्स है जो क्या कोज करती है, टेरोटोजेनिक इफेक्ट लेके आती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, डेवलपिंग हाइपरट्रोफिक पायलोरिक स्टेनोसिस, तो कौन डेवलप कर रहा है,
आंसर इज एरिथ्रोमाइसिन. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इन दिस एमसीक्यू. नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इज सीन इन इंट्रायूटेराइन फीटल डेमिस. तो इंट्रायूटेराइन फीटल डेमिस जब होता है तो कौन सा साइन सीन होता है? गुडल साइन, वॉन ब्रेन फ्रेनवोल्ड साइन, ओसियंडर साइन या फिर रॉबर्ट साइन. तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुडल साइन के बारे में. तो गुडल साइन क्या होता है हम सभी को पता है. सॉफ्टनिंग ऑफ द वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हमें ये देखने को मिलता है. तो वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स मतलब सर्विक्स की सॉफ्टनिंग, वेजाइना के साइड में जो सर्विक्स का पार्ट रहता है उसकी सॉफ्टनिंग होना, इसे हम क्या कहेंगे? गूडल साइन. ठीक है, सॉफ्टनिंग ऑफ द वेजाइनल पार्ट ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इसे अपन क्या कहेंगे? गूडल साइन. नेक्स्ट जो साइन है वो है ओसियंडर साइन. ओसियंडर साइन के अंदर क्या पढ़ते हो? पल्सेशन फील होना. ठीक है, तो क्या होता है? इंक्रीज पल्सेशन एट लेटरल फोनिक्स. ठीक है, लेटरल फोनिक्स ऑफ वेजाइना के पास में आपको क्या देखने को मिलेगा? पल्सेशन फील होगा. ठीक है, और ये कब देखने को मिलता है? 8th वीक पे. तो ये जो साइन होता है वो है ओसियंडर साइन. इसके अलावा जो नेक्स्ट साइन कौन सा है? वॉन बॉरेन फील्ड साइन. ठीक है, ये जो साइन है हमें कब देखने को मिलता है? सॉफ्टनिंग ऑफ यूटेराइन फंडस एट द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन. जहाँ पे जो फीटस है इम्प्लांट हुआ है उस साइट का सॉफ्टनिंग होना, इसे हम क्या कहेंगे? वॉन ब्राउन फ्रेनवोल्ड साइन. ये कब देखने को मिलता है? 4th to 5th वीक ऑफ जेस्टेशन पीरियड पे. ठीक है, तो ऑप्शन ए रॉन्ग है, बी रॉन्ग है, सी रॉन्ग है, क्योंकि हमने देख लिया. राइट आंसर क्या रहेगा? रॉबर्ट साइन. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. रॉबर्ट साइन का मतलब क्या देखने को मिलेगा? आपको गैस देखने को मिलेगा. गैस बैलून की जैसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी. किसके अंदर? यूएसजी के अंदर. ठीक है, तो ये किसको इंडिकेट करती है? फेटल डैमेज. और ये कब देखने को मिलता है आपको? 1 to 2 days आफ्टर फीटल डेथ. ठीक है, रॉबर्ट साइन कब देखने को मिलता है? 1 to 2 days आफ्टर फीटल डेथ. ठीक है, इसके अंदर यूएसजी में आपको कैसा अपीयरेंस मिलेगा? गैस बैलून अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है. अगेन आपके सामने एक इमेज है. ठीक है, यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा होगा स्पॉल्डिंग साइन, रॉबर्ट साइन. ठीक है, यहाँ पे गैस बैलून आपको यहाँ पे अपीयरेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा. और ये कब होता है? 1 to 2 days आफ्टर फीटल डेथ. ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू आप सभी के स्क्रीन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट स्वॉट एनालिसिस फॉर डिसीजन मेकिंग. जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उसके लिए एक एनालिसिस होता है. कौन सा? स्वॉट एनालिसिस. तो इसमें से कौन सा एनालिसिस जो है वो रॉन्ग है? ठीक है, एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज या फिर टी फॉर टाइम. तो देखिए, जो स्वॉट एनालिसिस होता है इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है आपको? एस से मीनिंग क्या होता है? स्ट्रेंथ. इसके अंदर आप क्या असेस करते हो? इंटरनल फैक्टर्स को हम यहाँ पे असेस करते हैं. डब्ल्यू से क्या मीनिंग होता है? वीकनेस. ओ से क्या होती है? अपॉर्चुनिटीज. एंड टी से क्या होता है? थ्रेट.
ठीक है, टी से क्या होती है, थ्रेट्स होती है। ठीक है, इसके अंदर दो तो कौन से फैक्टर होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर, और दो इसमें कौन से फैक्टर होते हैं, इंटरनल फैक्टर। बस ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है शॉर्ट एनालिसिस के अंदर, और ये एमसीक्यू आपको जो है पूछा जा चुका है। टी फोर टाइम नहीं, टी फोर क्या होता है, थ्रेट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आपको जो है वीडियो लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा हो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ आपने नया यहाँ पे सीखा हो। कंटिन्यू क्लासेस रहेगी अपनी। ठीक है, ऐप के ऊपर हम डेली अपनी कंटिन्यू क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है, अच्छे से अच्छे एमसीक्यूज हम यहाँ पे आपको सोल्व करवाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ही अपनी अगेन आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहूँगा अपने टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग। ठीक है, टोटल 30 मॉडल पेपर्स बनाए गए हैं नॉट सेट के रिगार्डिंग। तो उनके अंदर आपको काफ़ी स्पेशल हाई यील्ड एमसीक्यूज मिलेंगे, जो जिनके आने की प्रोबेबिलिटीज़ या फिर उन टॉपिक्स में से आने की प्रोबेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हाई रहती। ठीक है, एज़ प्रीवियस जैसे अब जितनी हमने टेस्ट सीरीज चलाई है नॉट सेट को लेके, उनका काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला है। उसी के सिमिलर ये हमने टेस्ट सीरीज बनाई हुई है, तो एक बार आप ज़रूर इनको जो है कंसिडर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।